नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, पुलिस और यूपी ट्रिपल सी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस सेट जीके का आ चुका है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये और आपके 40 प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। और ये जो भी क्वेश्चंस हमने उठाए हैं वो पुराने पेपर से उठाए हैं, लगभग 4 सालों में जो पेपर में पूछे गए हैं। 40 क्वेश्चन में से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण फल चटकता फटता है। यानी फल जो है किसी के कारण, किसी की चीज की कमी के कारण जो है चटकता है या फिर फटता है। बताइए किसके कमी के कारण। पहला नंबर क्वेश्चन है ये, सभी लोग उत्तर बताएंगे इसका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाए बी, बोरोन के जो है कमी के कारण जो फल जो है चटकता है या फिर फटता है। ठीक है, यह पौधों में विकास के लिए आवश्यक होता है सूक्ष्म मात्रा में, और यह एक रासायनिक तत्व जानते ही हैं। यह पौधों की कोशिकाओं में घुलनशील रूप में होता है तथा उसकी झिल्लियों को मजबूत बनाता है। यह फूल में परागण, फल दोनों जो है काम करता है यानी बनाता है, और पादप हार्मोन्स के उपचयन के लिए जो है सहायता प्रदान करता है बोरोन। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम की पहचान करें। यानी इनमें से कौन सा है उसका पहचान आपको करना है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका एक उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। देखिए इसका जो उदाहरण है वो है सेसबानिया एक्यूलेटी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है अगर बात करें तो जिसे ढेचा भी कहा जाता है, आप सुने होंगे। और आप देखेंगे खेत उत में ऐसा जो है खाद उद बनाने के लिए इसको जो है खड़ा खड़ा रहता है, इसको काट करके और गिरा देते हैं और खेत में खाद, जो लोग गांव से होंगे पता होगा। ठीक है, तो ढेचा जिसको कहते हैं वही ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, नींबू वंश यहाँ पर है साइट्रस है में कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है। जो कैंकर रोग है वो किसके द्वारा फैलता है, बताइए किसके द्वारा वो फैलता है। बैक्टीरिया के द्वारा। कैंकर जो रोग है दोस्तों वो बैक्टीरिया द्वारा जो है फैलता है। ठीक है, ये रोग की शुरुआत अगर देखेंगे तो पीले धब्बों से स्टार्ट होता है। यानी नींबू के ऊपर जो है वो भूरे रंग का, फिर धीरे धीरे भूरा होने लगता है। पहले पीले धब्बे रहेंगे, फिर धीरे धीरे आपका भूरा हो जाएगा। पूरा ये फल का जो छिलका है वो खराब कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा कैंकर रोग नींबू के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। कमेंट बॉक्स सभी लोग बताएंगे। ग्रो मोर फूड जो है ये आपका 1948, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में जो है यह अभियान प्रारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य देश में खाद्यान्न कमी को दूर करना तथा यह एक अभियान प्रारंभिक तौर पर जो है वर्ष, देखिए ध्यान रखिएगा, वर्ष 1942 में जो है प्रारंभ हो चुका था, जो पश्चिम बंगाल राज्य तक जो है सीमित था। इसका विस्तार अगर बात करें, मतलब ये पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तो 42 दिया नहीं है, ऑप्शन में बी राइट आंसर है, 48 में विस्तार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर अंगों, कोशिका और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। जो संरक्षित करने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। क्रायो संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, क्रायो संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रायो संरक्षण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आलू में ब्लैक हर्ट्स किसके कारण होता है। आलू में ब्लैक हर्ट जो है, ब्लैक हर्ट जो है ये किसके द्वारा होता है, सभी लोग बताएंगे। ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो। ठीक है, यहाँ पर जो है भंडारण में ऑक्सीजन यानी O2 की कमी, ठीक है, इसके कारण जो है ब्लैक हर्ट्स होता है। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पर जब आलू की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाती
तो इसमें आलू में जो है थोड़ा थोड़ा कालापन और सड़न होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे खरपतवार फेलारिस माइनर किस प्रजाति या कुल से संबंधित है। जो खरपतवार है इसका नाम है फेलारिस माइनर, ये किस प्रजाति या कुल से संबंधित है, सभी लोग बताएंगे। देखिए खरपतवार फेलारिस या माइनर जो है ये आपका संबंधित है ग्रैमिनीसी से, ग्रैमिनेसी से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर बात करें तो यह जो है गेहूं के साथ फसल में उग जाता है और इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है, किया जाता भी है, ठीक है, ग्रैमिनेसी। नेक्स्ट बात करेंगे विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ये विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम भी बना है और ये जो है कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए ये हुआ था आपका 1914 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लागू हुआ था। इसका अगर उद्देश्य बात करें तो इसका उद्देश्य जो है कृषि में उत्पन्न होने वाले जो विनाशकारी कीट हैं उनके संबंध में अनुसंधान करना तथा उससे संबंधित रोकथाम का उपाय खोजना है, ठीक है, ये अधिनियम का उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार है, सैकड़ों बार कह सकते हैं कि एग्जाम में आया है। कहाँ पर है बताएंगे। तो देखिए ये है मनीला, मनीला का है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस मनीला में स्थित है और इसकी स्थापना जो है याद रखिएगा 1960 ईस्वी में की गई थी। 1960 ईस्वी में मनीला, मनीला का है आपका फिलीपींस में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है या उनके रूप में जाना जाता है। किसको जो है सांख्यिकी के जनक के रूप में जानते हैं। फिशर को दोस्तों, फिशर को, आर ए फिशर, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा नाम क्या है रोनाल्ड, ठीक है, ए से आपका हो जाएगा एल्मर फिशर, ठीक है, रोनाल्ड एल्मर फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो कि क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा चाय बोर्ड, चाय बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चाय बोर्ड जो है एकाधिकार जो है क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है। यह बाजार की संरचना का एक उदाहरण है जिसमें एक एकल खरीदार बाजार की कई वस्तुओं द्वारा प्रस्तावित वस्तुओं और सेवाओं के प्रमुख खरीदार के रूप में नियंत्रित करता है, अर्थात इसमें केवल एक विक्रेता होता है और कई खरीदार का सामना वो करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यदि उपयोग या इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3 किग्रा कीटनाशक है तो 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए सीमेजाइन यहाँ पर दिया है 80 परसेंट WP की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। थोड़ा सोच करके बताइए कैसे इसका आंसर देंगे आप। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर की बात किया है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 ये कर रहा है प्रति हेक्टेयर और ये है कितना, लगभग बात करें तो कितना है ये, लगभग में बात करेंगे तो एक आधा हेक्टेयर कह सकते हैं, 0.5 कह सकते हैं, 0.4 ये, तो 3 का आधा क्या हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 के आसपास रहेगा लगभग किग्रा में, तो आपका जो है और 80% WP है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है लगभग में बात करें तो 1.5 के आसपास होगा, 1.5 किग्रा। नेक्स्ट बात करें हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है, मतलब किससे उसको प्राप्त करते हैं हीरोइन को, सभी लोग बताएंगे किससे प्राप्त करते हैं हीरोइन को। कि पोस्ता से जो है इसकी प्राप्ति होती है, ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्राप्ति पोस्ता से होता है और यह एक जो है अफीम के संश्लेषण से प्राप्त की जाती है। अफीम का संश्लेषण होगा उससे ये प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसे जो है डाइसेटिल मोर्फिन नाम से भी इसको जाना जाता है और यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, छिड़काव किए जाने वाले द्रव की सांद्रता की गणना करें। ठीक है, जब 1.5 लीटर जो है मोनो क्रोटोफास यहाँ पर दिया 36 SC को यहाँ पर 1000 लीटर छिड़काव का द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल में उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर बताना है आपको द्रव की सांद्रता। ठीक है, उसकी गणना करना है। तो द्रव की कितनी सांद्रता होगी ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो सांद्रता का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जो आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी 0.05। नेक्स्ट बात करेंगे, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है। गन्ने के मामले में जो रोपण सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त होती है, गन्ने के किस हिस्से से यहाँ पर बताया गया है। तो बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग जो है ये रोपण के सामग्री के रूप में जो है प्राप्त किया जाता है। इससे जो है गन्ने का विकास तेजी से होता है। यद्यपि वर्तमान में संपूर्ण गन्ने का रोपण सामग्री प्राप्त की जा रही है, मतलब कि कहीं से भी कट करके, गन्ना का यही है कि वही गन्ना ऐसे है उसको कहीं से भी कट करके लगा देंगे लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कपास में स्टेम का प्रयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है। स्टेम का प्रयोग जो है कपास में किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है। चूषक कीट दोस्तों, जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चूषक जो कीट है इसके प्रबंधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है। ये सब दोस्तों कृषि वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सभी लोग बताएंगे तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज की दर 3 से 5 किलो जो है लग जाता है, यानी 3 से 5 किग्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों को उपयोग में ला करके नियंत्रित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जैव जो एजेंट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि, कौन सी विधि उपयुक्त है बताइए। कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त है, मतलब कौन सी सिंचाई जो है विधि उपयुक्त है। फवारा जो है ये वाली जो है आपकी उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चाहे लहरदार हो चाहे रेतीली मिट्टी हो, इनके लिए फवारा विधि जो है उपयुक्त है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, पानी का जो है छिड़काव हवा में किया जाता है और ये छोटी छोटी बूंद करके आपकी कृत्रिम वर्षा के रूप में जो है गिरता है, लगता है कि बारिश हो रहा है छोटी छोटी बूंदों में। ठीक है, और इस विधि से सिंचाई का जो पानी जो है वो कम लगता है और पौधे का विकास की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है। तृणनाशक के रूप में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तृणनाशक के रूप में कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D। 2,4-D जो है ये तृणनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हार्मोन है, ये हार्मोन्स है और हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है तृणनाशक के रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2017-18 में
स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितनी परियोजनाएं मंजूर की गईं? 2017-18 में जो है स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितनी जो है परियोजनाएं मंजूर की गई? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो परियोजनाएं मंजूर की गई वो 11 यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 परियोजनाएं। नेक्स्ट बात करेंगे श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है? यात्रा की अवधि जो है वो कितने दिनों की है? याद रखिएगा 16 दिनों की दोस्तों। ठीक है, 16 दिनों की अवधि है। यह एक जो है पर्यटक ट्रेन है और ये जो है आपका 14 नवंबर 2018 से जो है चलाई गई। यह जो ट्रेन है दिल्ली के सफदरगंज रेलवे से जो है रेलवे स्टेशन से जो है तमिलनाडु के रामेश्वरम तक जाएगी। ठीक है, यह ट्रेन जो है हिंदू जो महाकाव्य है रामायण उस पर जो है आधारित है और यहाँ पर जो है रामायण सर्किट के प्रमुख स्थलों पर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आरबीआई यानी आरबीआई की जो स्थापना हुई है तब इसका केंद्रीय कार्यालय में स्थित था। मतलब जब स्थापना हुई तब उसकी केंद्रीय कार्यालय जो है उसका वो कहाँ पर स्थित था? 1935 में हुआ है, 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल। तो आपका जो उस समय था वो कोलकाता में ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ष अब कब चेंज हुआ है ये भी याद रखिए। वर्ष 1937 में जो है इसका मुख्यालय जो मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में किया गया। सब पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मूल लेखांकन समीकरण क्या है? मूल लेखांकन समीकरण इनमें से क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। देयता प्लस इक्विटी जो है मूल लेखांकन समीकरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वास्तविक रूप में जो है लेखांकन का अर्थ इसी जो है घटनाक्रम के अंकों में जो है लिखना होता है और जो किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। यहाँ पर संपत्ति का लेखन किया जाता है जो देयता और इक्विटी के बराबर है। नेक्स्ट बात करेंगे सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार प्रकाशित नहीं किया गया है? सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार प्रकाशित नहीं किया गया है? सभी लोग बताएंगे। देखिए सदाचार सिद्धांत के तहत जो है ईमानदारी एक जो है सकारात्मक और नैतिक जो है सिद्धांत है। इसका वर्णन जो है नकारात्मक व्यवहारों के संदर्भ में नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये बताया कौन सा नकारात्मक व्यवहार में प्रकाशित नहीं किया गया, तो ऑप्शन में जो बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं हवस आलस ये सब बेकार ही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों के लिए जो है महिलाओं की संख्या क्या था? उस समय 1951 में जो है क्या था ये आपको बताना है। बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। देखिए सबसे जो है आप याद रखिएगा जब जितने सारे जनगणना हुए सब में क्या क्या था। तो इसमें जो था वो आपका था 946। ठीक है, 1951 में। ठीक है, अब बात करेंगे 1961 में। 1961 में जो था वो 941 था। 941 महिलाओं की संख्या की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद 1971 जब ये हुआ तो यहाँ पर हो गया 930 और 2001 जब हुआ 2001 तो यहाँ पर कितना हुआ 933। ठीक है, और 2000 जो है 11 की बात करें तो 11 में जो हुआ है वो 943 हुआ है। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी। ये सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे श्री शैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्री शैलम बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? सभी लोग बताएंगे आंसर। श्री शैलम जो बांध है वो है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो है बनाया गया है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह आंध्र प्रदेश के जो है कुर्नूल जो है जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा 145.1 जो है मीटर में है, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 512 जो है मीटर में है, ठीक है, याद रखेंगे। यह सिंचाई सुविधाओं का विस्तार के लिए जो है महत्वपूर्ण बांध है। श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, कुन्नूर जिला और कृष्णा नदी। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम खालिस्तान है वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का या तो 2 या 2 से अधिक अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील न रहा हो। आपको बताना है कौन सा इसका मतलब कितने साल के लिए, कितने वर्ष के लिए न रहा हो वकील। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 साल, 10 वर्ष के लिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या जो है 2 या 2 से अधिक जो है ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील न रहा हो, ठीक है। 10 साल कम से कम रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है। प्रभावी निर्णय लेने में इनमें से कौन सा है जो कि बाधा नहीं है। देखिए कोई निहित स्वार्थ जो है ये नहीं होना चाहिए, तो ये कोई बाधा नहीं है। बहुत अधिक जानकारी ये भी कह सकते हैं, बहुत कम जानकारी भी कह सकते हैं, लेकिन ये बाधा जो नहीं है, निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाए। ये बाधा नहीं है, कोई निहित स्वार्थ नहीं है, तो यानी कि बाधा नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1 गीगाबाइट में कितना जो है मेगा, यानी 1 जीबी की बात हो रही है ये, ठीक है। 1 जीबी में आपको एमबी बताना है, एमबी अब आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। ये 1000 करके चलता है, 1024 करके चलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बताइएगा 1 टीबी में कितने जो है जीबी होते हैं, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 में भारत के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी। भारत में जो है, भारत के जो प्रति व्यक्ति हैं इनकी वार्षिक आय कितनी थी। 1947 की बात कर रहे हैं। तो देखिए याद रखिएगा 249.6 जो है रुपए में थी, ठीक है। 60 पैसे मतलब बात करेंगे तो 249.6 जो है यहाँ पर वार्षिक आय। देखिए तो इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि 2015 तक की बात, 15 की बात करें, देखिए 1947 हो गया, 2015 की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी प्रति व्यक्ति आय थी वो 88,533 था, ठीक है। 2015 तक की बात कर रहे हैं। 2018 तक की बात कर रहे हैं, 2018 की, तो यहाँ पर जो है 1,12,835 जो है ये प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना जो है किसने की, ठीक है। काशी विद्यापीठ की जो है स्थापना आपको बताना किसने की है, याद रखिएगा शिव प्रसाद गुप्ता जी ने, ठीक है। और सन याद रखिएगा 1921 में इन्होंने जो है स्थापना किया है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें, इन्होंने जो है भारत माता मंदिर भी बनवाया, वर्तमान में जो है एक विश्वविद्यालय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध वहां पर क्या हुआ था, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो वो जो है वहां पर जो है देह त्याग दिए थे, कह सकते हैं कि मर गए थे, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। जन्म है वो है लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है, जो कि जो है नेपाल कह सकते हैं, ठीक। बात करेंगे यहाँ पर ज्ञान की, तो ज्ञान जो इनको जो है बोध गया मिला है, और पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिए हैं, और जो आपकी मृत्यु है या फिर जो महापरिनिर्वाण है, जो निर्वाण है, वो इनको जो है कुशीनगर में मिला है। याद करना चाहेंगे तो देखिए लुम्बिनी में तो ल हो गया, और बोध गया में तो ब हो गया, लव हो गया, और फिर उसके बाद क्या होता है, शक होता है, ठीक है। शक होता है, पहले लव होता है फिर शक होता है,
तो यहाँ पर जो है क्या होगा, लुम्बिनी हो जाएगा, बोध गया हो गया, ठीक है, ज्ञान, और उसके बाद पहला उपदेश, और उसके बाद शक यानी कुशीनगर आपका क हो जाएगा, सारनाथ में पहला उपदेश, और कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2018 में शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? सभी लोग लिख करके बताएंगे। नवंबर 2018 में शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था, ये बताना है आपको। नई दिल्ली, याद याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं ये सभी पूछे गए प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट बात करेंगे, नवंबर 2018 में विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी WCO के क्षेत्रीय बैठक किस शहर में हुई? तो ये 2020 उसका भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या 2021 में, इस समय जान रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें जो है कम आपको याद करनी पड़ेगा, लेकिन जो इस समय कोरोना है इससे संबंधित चीज़ें आप याद रखेंगे। तो 21 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये सब में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ये जो बैठक हुई थी दोस्तों ये आपका राजस्थान जयपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक जो दोस्तों है ये एक जो है आपका अंतर सरकारी जो है संगठन है और ये सीमा शुल्क के उचित निस्तारण पर जो है और तो अन्य जो गतिविधियां हैं उन पर ये नज़र रखता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया 7 चरणों का पहला चरण है? आपको बताना है, देखिए कोई भी निर्णय जब आप लेंगे तो उसमें एक प्रक्रिया होगी, उसमें 7 चरण होते हैं, उसका पहला चरण क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों पहला जो चरण होगा किसी भी चीज का वो आपका क्या हो जाएगा, निर्णय की पहचान। ठीक है, निर्णय की पहचान। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया का 7 चरणों में से पहला चरण? तो जो है निर्णय की पहचान, और दूसरा जो है समस्या की पृष्ठभूमि से संबंधित जो है यहाँ पर जो जानकारी है उसको जुटाना, इकट्ठा करना। तीसरा जो हो जाएगा वो याद रखिएगा, तीसरा चरण है विकल्प का चुनाव, और चौथा जो चरण है मतलब कौन सा विकल्प हम इसको पूरा करने के लिए करेंगे। ठीक है, चौथा जो है चरण है वो है साध्य निर्णयों का मूल्यांकन। ठीक है, पांचवा जो चरण है वो आपका है अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन। छठा जो चरण है वो है निर्णय लेना और उसे लागू करना। सातवां जो चरण है पूर्वानुलोकन होता है उसको करना, यानी देखना कि क्या हुआ क्या नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? अगर हम अधिक रैम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो सभी लोग, क्या होगा अधिक रैम हम लगा देंगे तो? तेजी से काम करता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, यह तेजी से काम करेगा, तो जो है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बताया गया तेजी से। मोबाइल में भी ऐसा हर जगह पे है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, ध्यान दीजिए, देखिए 1951 और अगर बात करें तो अभी तक 2011, इसकी जनगणना की इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें, साक्षरता दर, पुरुष महिला कितना अंतर है, कितना साक्षरता में अंतर है, गरीबी क्या है, हर एक चीज़ आपको उस समय का याद रखना है। दोनों याद रखेंगे तो दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो यहाँ पर जो साक्षरता दर था वो 18.33 था, और 2011 में बात करें तो जो है ये जो है आपका 2011 में बात करें तो आपका ये 73% हो गया है। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें आपके पुरुषों की पूछ लेगा, यहाँ पर पूरा ये साक्षरता दर पूछा है, अगर ये 1951 में पुरुषों का पूछ लेगा तो याद रखिएगा 27.16 जो है पुरुषों का था, और महिलाओं का जो है 8.86 महिलाओं का था। ठीक है, ये इस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, 73 जो है अभी साक्षरता दर। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का सब जो यहाँ पर खाली स्थान है का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश जो है किस चीज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? केले का, अमरूद का, आम का, पपीते का? सभी लोग बताएंगे। देखिए आम जो है बहुत ही उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी रेड आंसर हो जाएगा। मलदहिया बाद आपको हो गया, लखनऊ, मेरठ, ये सब जो है सहारनपुर आदि से होता है। ठीक है, अगर गन्ने की बात करें तो यहाँ भी उत्पादन काफ़ी है, गेहूं की भी उत्पादन काफ़ी है, तो ऑप्शन में जो दिया है उसके हिसाब से हम करेंगे। आलू का भी उत्पादन काफ़ी है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो है तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा इनमें से?
वो है दोस्तों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर जो है मध्य प्रदेश है। और दूसरा जो है वो आपका राजस्थान है, और तीसरा जो स्थान है वो है झारखंड। याद रखिएगा, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा जो है झारखंड। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके 40 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आपने 40 प्रश्नों में से कितने सारे क्वेश्चन का, कितने सारे प्रश्नों का ईमानदारी के साथ सही जवाब दिया है। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।